सूरज की हल्की रोशनी झाड़ियों पर पड़ रही है। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। राजा विक्रम और रानी रुक्मणी शिकार पर निकले हैं। रुक्मणी, देखो ये जंगल कितना शांत है, पर सावधानी बरतना, यहाँ शेर कभी भी निकल सकता है। चिंता मत कीजिए महाराज, आप मेरी रक्षा के लिए हैं। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। एक बड़ा शेर झाड़ियों से निकलकर दहाड़ता हुआ राजा विक्रम की ओर बढ़ता है। शेर, रुक्मणी पीछे हटो। राजा विक्रम धनुष उठाता है और तीर लगाता है, लेकिन शेर उस पर झपटने के लिए दौड़ पड़ता है। अचानक झाड़ियों से एक स्त्री निकलती है और राजा विक्रम को धक्का देकर गिरा देती है। शेर का हमला असफल हो जाता है। राजा तुरंत तीर चलाकर शेर को घायल कर देता है। शेर गिर जाता है और जंगल में भाग जाता है। तुम कौन हो देवी? तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम समय पर मुझे धक्का नहीं देती तो शायद मैं शेर का शिकार बन जाता। तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम कावेरी है। मैं केशव नगर के पास के एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे माता पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया और गांव वालों ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मजबूरी में मुझे इस जंगल में आकर रहना पड़ा। ये बहुत दुखद है, एक स्त्री को इस हाल में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। महाराज, इसे अपने साथ महल ले चलिए। ये बेचारी यहाँ अकेली कैसे जी पाएगी? सही कह रहे हो रुक्मणी। कावेरी, तुम हमारे साथ महल चलो, अब तुम अकेली नहीं रहोगी। राजा और रानी कावेरी को अपने साथ महल ले जाते हैं। महल का मुख्य कक्ष राजा विक्रम और रानी रुक्मणी कावेरी को लेकर महल में प्रवेश करते हैं। वहाँ सेवक और सेविकाएं कक्ष में खड़े होते हैं। ये कावेरी है, आज से ये हमारे महल में रहेगी, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। महाराज, महारानी, आपने मुझे सहारा दिया। मैं आपकी ये कृपा कभी नहीं भूलूंगी। ये तो तुम्हारा घर है कावेरी, अब तुम इस महल की सदस्य हो। कावेरी महल में रहने लगती है और अपने अच्छे स्वभाव और मेहनत से सबका दिल जीत लेती है। महाराज, मुझे न्याय चाहिए महाराज। मेरी सारी फसल अचानक सूख गई महाराज। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ, पूरे गांव में यही हाल है महाराज। सभी किसानों की फसलें सूख गई है महाराज। ये असंभव है, ये हमारे राज्य में कैसे हो सकता है? तभी दूसरा किसान दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, मैं भी यही कहने आया हूँ। हमारे खेत बंजर हो गए हैं, सारी फसलें सूख चुकी है। मंत्री जगन्नाथ, ये क्या हो रहा है? राज्य में खेतों की फसलें अचानक कैसे सूख सकती हैं? महाराज, ये बहुत गंभीर समस्या है। मुझे ये समझने में समय लगेगा महाराज। समय नहीं है जगन्नाथ, तुरंत उसका समाधान निकालो। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ चिंता में पड़ जाते हैं। राजा विक्रम बगीचे में चिंता अवस्था में टहल रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। मंत्री जगन्नाथ धीरे धीरे आते हैं। महाराज, मैं समझ सकता हूँ कि आप इस समय कितनी चिंता में हैं, परंतु हमें जल्दी ही कोई समाधान खोजना होगा। अगर यही हाल रहा तो राज्य में भूखमरी का माहौल फैल जाएगा। मंत्री जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर क्या करूं। रातों रात राज्य की सारी फसलें कैसे सूख गई? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ये बात मेरी समझ से परे है। तभी रानी रुक्मणी वहां आती है। उनकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा है। महाराज, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, परंतु मैंने सुना है
कि केशव नगर राज्य के जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए तो वो वरदान अवश्य दे देते हैं। परंतु रानी, अगर मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो? महाराज, शुभ शुभ सोचिए। अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो भी आपके मन में ये संतोष रहेगा कि आपने प्रयास किया। लेकिन अगर आप उनका प्रश्न हल कर देते हैं तो वो आपको आपका मनचाहा वरदान देंगे और आप उनसे वरदान मांग सकते हैं कि हमारे राज्य में कभी भी सूखा ना पड़े। राजा विक्रम कुछ पल सोचते हैं और फिर उत्साह से भर जाते हैं। रानी, तुमने सही कहा। मैं अभी जंगल जाऊंगा और साधु महाराज से भेंट करूंगा। राजा विक्रम तुरंत जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल घना और रहस्यमय है। राजा विक्रम घोड़े पर सवार होकर जंगल में प्रवेश करते हैं। पेड़ों के बीच हल्की धुंध छाई हुई है। कुछ देर चलने के बाद राजा विक्रम देखते हैं कि एक बड़े से पेड़ के नीचे साधु महाराज ध्यान में बैठे हैं। साधु महाराज, मैं विक्रम, केशव नगर का राजा। मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। हमारे राज्य में सभी फसलें अचानक सूख गई हैं। प्रजा भूखी है। कृपया हमारी मदद करें। साधु महाराज धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि गहरी और तेजस्वी है। राजन, तुम्हारी बात सुनकर दुख हुआ, परंतु मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूं जब तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दोगे। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं महाराज। साधु महाराज कुछ देर सोचते हैं और फिर अपना प्रश्न पूछते हैं। सुनो राजन, अगर एक व्यक्ति के पास केवल 3 चीजें हों, सत्य, धर्म और शक्ति, तो उसे अपने जीवन में सबसे पहले किसका उपयोग करना चाहिए? राजा विक्रम कुछ पल सोचते हैं, फिर वो साधु महाराज को उत्तर देते हैं। साधु महाराज, सबसे पहले सत्य का उपयोग करना चाहिए। सत्य के बिना धर्म अधूरा है और धर्म के बिना शक्ति अंधी। सत्य के मार्ग पर चलने से ही शक्ति और धर्म सही दिशा में उपयोग किए जा सकते हैं। साधु महाराज मुस्कुराते हैं। तुमने उत्तर बिल्कुल सही दिया है। राजन, अब बताओ क्या वरदान मांगते हो? महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरा राज कभी भी सूखा न पड़े और मेरी प्रजा भूखी न रहे। साधु महाराज कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हैं, फिर वो अपने हाथ उठाकर वरदान देते हैं। तुमने अपने राज्य और प्रजा के लिए मांगा है। ये तुम्हारे दयालु और न्यायप्रिय राजा होने का प्रमाण है। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम जीवित रहोगे, तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तभी आसमान में काली घटाएं छा जाती है। बादल गरजते हैं और बारिश होने लगती है। धन्यवाद साधु महाराज, आपने मेरी प्रजा की भूख मिटा दी। राजा विक्रम बारिश में भीगते हुए महल लौट आते हैं। अगली सुबह राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार में वही किसान आते हैं जो पहले शिकायत लेकर आए थे। उनके चेहरे पर खुशी है। महाराज, चमत्कार हो गया। जो फसल हमारी सूख चुकी थी वो रातों रात फिर हरी भरी हो गई है। महाराज, हमें आपकी कृपा से एक नई आशा मिली है। राजा विक्रम मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व झलकता है। ये सब ईश्वर और साधु महाराज की कृपा है। अब तुम्हारे खेत फिर से हरे भरे रहेंगे। दरबार में सभी लोग खुश होते हैं। मंत्री और किसानों के बीच हर्ष का वातावरण है। रानी, क्या हो रहा है? तुम क्यों रो रही हो? महाराज, मेरे दिल में एक बात है जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रही है। हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब तक मुझे
माँ बनने का सुख नहीं मिला है। महारानी इस बात से बहुत दुखी है। आप उनकी व्यथा समझने की कोशिश कीजिए। रानी, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। महाराज, आपने उस साधु महाराज से राज्य की समस्या सुलझवाई। क्या आप उनसे मेरा ये दुख हरने के लिए वरदान मांग सकते हैं? ठीक है, अगर इससे तुम्हारा दुख कम हो सकता है तो मैं साधु महाराज से बात करूंगा। अगले दिन राजा विक्रम साधु महाराज के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ राजा के पास आता है। उसका चेहरा सफेद चकत्तों से भरा है। महाराज, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। मेरी पत्नी और मेरा बेटा अचानक बीमार पड़ गए हैं महाराज। हमें इलाज के लिए धन चाहिए। राजा विक्रम स्थिति को समझने का प्रयास करते हुए मंत्री जगन्नाथ की ओर देखते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति भी दौड़ते हुए आ जाता है। महाराज, कृपया मेरी मदद करें। हमारे गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई है। हर कोई बीमार हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अचानक ऐसी महामारी क्यों फैल रही है? इसी बीच राजा विक्रम अपने शरीर में खुजली महसूस करने लगता है। मंत्री जगन्नाथ भी परेशान होकर अपना हाथ देखता है। महाराज, ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर भी सफेद चकत्ते पड़ने लगे हैं। ये कोई बड़ी विपत्ति लग रही है। मेरा पूरा राज्य इस महामारी की चपेट में आ रहा है। राजा विक्रम साधु महाराज के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी घटना बताते हैं। साधु महाराज, कृपा करके मेरे राज्य को इस महामारी से बचाइए। मेरी प्रजा पीड़ित है और मैं ये देखकर असहाय महसूस कर रहा हूँ। राजा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? तुम्हें मेरे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। अगर तुमने उत्तर सही दिया तो मैं तुम्हारे राज्य को इस विपत्ति से बचाऊंगा। लेकिन ये मेरा दूसरा वरदान होगा। तीसरी बार मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से वरदान नहीं दूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। साधु महाराज राजा से एक गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। राजा विक्रम गहरी सोच के बाद सही उत्तर देता है। राजा, तुमने सही उत्तर दिया। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में आई ये महामारी समाप्त हो जाए और भविष्य में भी कोई बीमारी न फैले। साधु के आशीर्वाद से राजा विक्रम के शरीर के चकत्ते ठीक हो जाते हैं। राजा विक्रम दरबार में लौटते हैं। मंत्री जगन्नाथ और प्रजा वहां पहले से ही मौजूद है। महाराज, चमत्कार हो गया। जो महामारी अचानक आई थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जय हो महाराज विक्रम की जय हो। जय हो महाराज विक्रम की जय हो। जय हो महाराज विक्रम की जय हो। ये सब साधु महाराज के आशीर्वाद का परिणाम है। मुझे खुशी है कि मेरा राज्य फिर से सुरक्षित हो गया है। राजा विक्रम संतोष के साथ अपने कक्ष में लौटते हैं, परंतु उनके मन में ये सवाल बना रहता है कि क्या तीसरे वरदान के लिए कोई और कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। रुक्मणी, साधु महाराज ने महामारी का संकट टाल दिया है, लेकिन अब वो तीसरी बार वरदान अपनी मर्जी से देंगे। इसका मतलब ये है कि आप उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मांग सकते। हाँ रुक्मणी, मैं उनकी शर्त मान चुका हूँ। ये तो बहुत कठिनाई है महाराज। रुक्मणी, शायद यही हमारे लिए अच्छा हो। साधु महाराज जो भी कहेंगे वो हमारी भलाई के लिए ही होगा। रानी रुक्मणी कुछ पल शांत रहती है, फिर मुस्कुराकर सहमति से सिर हिलाती है। हो सकता है महाराज, ईश्वर पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी ताकत है।
दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। बाहर महल में सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। कौन है वहाँ? परछाई धीमे धीमे चलते हुए महल के अंदर की ओर बढ़ने लगती है। सैनिक डरकर अपनी तलवार निकालता है। रुको, मैं कह रहा हूँ रुको। परछाई अचानक तेज गति से महल के अंदर की ओर भागती है। सैनिक घबराकर पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन परछाई गायब हो जाती है। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? कल रात मैंने महल के बाहर एक भयानक परछाई देखी। उसका चेहरा डरावना था और वो महल के अंदर चली गई। राजा विक्रम कुछ देर सोचते हैं, फिर गंभीर स्वर में बोलते हैं। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। महाराज, मुझे पूरा यकीन है, मैंने जो देखा वो सच्चा था। राजा विक्रम सोच में पड़ जाते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं इस बात की जांच करूंगा। सैनिक बिना कुछ कहे झुककर वहां से चला जाता है। राजा विक्रम अपने कक्ष में गहरी चिंता में बैठ जाते हैं। मंत्री जी, कल रात सैनिक ने जो परछाई की बात कही, मुझे लगता है कि हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। महाराज, मुझे लगता है कि सैनिक को कोई भ्रम हुआ है। आखिर ये कैसे संभव है कि एक परछाई डरावनी हो और गायब हो जाए? शायद उसने कोई सपना देखा होगा। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे राज्य पर जो विपत्तियां अचानक आई, उसके बाद से हर बात पर संदेह बना रहता है। मंत्री जगन्नाथ हल्के से हंसता है और झुककर राजा को प्रणाम करता है। महाराज, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ सामान्य है। राजा विक्रम सिर हिलाकर सहमति देता है। मंत्री धीरे धीरे वहां से चला जाता है। कावेरी, अब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ? मैं अपना काम कर रही हूँ, आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य मत भूलो, ये मेरी योजना थी। मैंने महाराज को बड़ी चालाकी से जंगल में शिकार के लिए भेजा और तुम्हें पहले ही वहां छिपा दिया था। मैंने जानबूझकर महाराज को उस हिस्से में शिकार के लिए भेजा जहां शेर था। तुमने वादा किया था कि महाराज और महारानी का विश्वास जीतकर महल में प्रवेश करोगी और फिर उसका अंत कर दोगी, लेकिन अब तक वो जीवित है। धैर्य रखो मंत्री जी, धैर्य का फल मीठा होता है। अब मुझे तुम पर संदेह होने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन बदल गया हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। याद रखना, जितना धन मैंने देने का वादा किया था उतना ही दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में लालच आया और तुमने सोचा कि राजा और रानी को बचाकर मेरे बारे में सच बता दोगी तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कावेरी मंत्री की बातें चुपचाप सुनती है और रहस्यमयी नजरों से उसे देखती रहती है। मंत्री गुस्से से भरा हुआ वहां से चला जाता है। ये तो वही साधु महाराज है। महाराज, आप यहाँ अचानक? विक्रम, मैंने कहा था कि तीसरा वरदान मैं अपनी मर्जी से दूंगा। अब समय आ गया है। सुनो, जब भी कोई राक्षस या राक्षसी तुम्हारे सामने आए तो बस अपनी जुबान से कहना, जलकर राख हो जाओ। वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। महाराज, ये कैसा वरदान है? मुझे वरदान देना ही है तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। विक्रम, मैं तुम्हें यह वरदान दे चुका हूं। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और क्यों, यह आज रात तुम्हें समझ आ जाएगा। साधु रंगीन प्रकाश में गायब हो जाते हैं। ये साधु महाराज कौन सा संकेत दे गए? राजा तुरंत रानी रुक्मणी के कक्ष की ओर बढ़ते हैं।
रानी एक दर्पण के सामने बाल सुलझा रही है। राजा विक्रम चिंतित भाव से प्रवेश करते हैं। रुक्मणी, साधु महाराज अभी मेरे सामने प्रकट हुए और एक अजीब वरदान दे गए। साधु महाराज, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब भी कोई राक्षस या राक्षसी सामने आए तो मैं कह दूं जलकर राख हो जा और वो खत्म हो जाएगा। ये तो विचित्र वरदान है, लेकिन साधु महाराज ने अगर दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। दोनों चिंतित भाव से बैठ जाते हैं। घना अंधकार, चारों ओर काली ऊर्जा का प्रभाव। तांत्रिक आग के पास बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा है। मंत्री जगन्नाथ तभी प्रवेश करता है। तुम्हारी सहायक कावेरी को मैंने इतना धन देने का वचन दिया था, फिर भी उसने अब तक राजा विक्रम और रानी रुक्मणी को खत्म नहीं किया। धैर्य रखो मंत्री। धैर्य? मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ। क्या तुम भूल गए कि रानी रुक्मणी को संतान नहीं होने का कारण मैं ही हूं? मेरा काला जादू उनकी हर उम्मीद को खत्म कर देता है। ये सब मुझे दिखावा लगने लगा है। ठीक है, आज रात मैं स्वयं महल आऊंगा, लेकिन याद रखना, महल का मुख्य द्वार खुला रखना। मंत्री गुस्से से उठता है और महल की ओर रवाना हो जाता है। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाता है। मंत्री जगन्नाथ मुख्य द्वार पर पहरा देने वाले सैनिकों को सख्त हिदायत देकर हटा देता है। कुछ देर बाद तांत्रिक काले बादलों के बीच महल पहुंचता है। आ जाओ, मैं द्वार खोल चुका हूँ। आज से केशव नगर का राजा बनने का मार्ग साफ होगा। तांत्रिक और मंत्री महल के अंदर प्रवेश करते हैं। दोनों की चाल में गहरी चालाकी और षड्यंत्र झलकता है। अंधेरे में महल के अंदर का वातावरण रहस्यमय और भयावह हो जाता है। कक्ष में अंधेरा है। तांत्रिक और मंत्री जगन्नाथ प्रवेश करते हैं। दीवारों पर टंगी मशालों की हल्की रोशनी से वो जगह रहस्यमय लग रही है। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है और चारों ओर काले धुएं का गुब्बार फैलने लगता है। ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी भयानक प्रक्रिया क्यों? वाम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमः। सब्र रखो मंत्री, कुछ ही समय में तुम्हें पता चल जाएगा। मंत्री बेचैनी से इधर उधर देखता है। तभी रानी रुक्मणी टहलते हुए कक्ष के बाहर पहुंच जाती है। काले धुएं के बीच उन्हें तांत्रिक और मंत्री का षड्यंत्र दिखाई देता है। रानी चुपचाप खड़ी होकर सब देखती है। ये क्या हो रहा है? रानी की उपस्थिति देखकर मंत्री चौंक जाता है। वो डर और गुस्से से मिश्रित भाव से तांत्रिक की ओर देखता है। ये तुमने क्या किया? अब तो मुझे रानी रुक्मणी को ही मारना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो राजा को सब बता देगी। चिंता मत करो। तांत्रिक एक फूंक मारता है और रानी रुक्मणी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। राजा विक्रम अपने कक्ष में रानी रुक्मणी को ना पाकर बेचैन हो जाते हैं। वो महल में उन्हें ढूंढते हुए टहलते हैं। अचानक वो उस कक्ष के पास पहुंचते हैं जहां से काले धुएं का गुब्बार बाहर निकल रहा है। ये धुआं महल के अंदर क्या हो रहा है यहाँ? राजा चुपके से कक्ष के पास जाते हैं और अंदर झांकते हैं। उन्हें बेहोश रानी रुक्मणी और तांत्रिक के साथ खड़ा मंत्री दिखाई देता है। ये जरूर कोई बड़ा षड्यंत्र है। राजा देखते ही देखते काले धुएं को कावेरी के रूप में परिवर्तित होते हुए देखते हैं। कावेरी की उपस्थिति से मंत्री और तांत्रिक दोनों चौंक जाते हैं।
कावेरी अब अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट होती है। उसकी आंखें चमकती है और वो मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर हंसने लगती है। ये क्या हो रहा है? कावेरी, तुम कौन हो? तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी सहायक हूँ? मूर्ख, मैं एक राक्षसी हूँ। परसों से मैं और मेरा गुरु इस राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। अब हमारी योजना सफल होगी। तांत्रिक, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सोचते थे कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, असल में तुम मेरे लिए काम कर रहे थे। कावेरी मंत्री की ओर बढ़ती है। उसकी आंखें तेज चमकने लगती है। मंत्री चीखते हुए बेहोश हो जाता है। रानी रुक्मणी को होश आ जाता है और वो ये सब देखती है। ये क्या हो रहा है? तभी राजा विक्रम कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति से कावेरी और तांत्रिक दोनों चौंक जाते हैं। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। अब तुम दोनों पति पत्नी आज मारे जाओगे। और तुम्हारे रूप में मैं इस राज्य की रानी बनकर हर नागरिक को मार दूंगी। अब मैं समझ गया कि साधु ने मुझे ये वरदान क्यों दिया था। कोई साधु का वरदान तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारे राज्य को पहले महामारी से खत्म करना चाहा, लेकिन उस साधु ने तुम्हें दूसरा वरदान देकर मेरा प्रयास विफल कर दिया। अब मैं तुम्हें और रानी को मारकर तुम्हारे रूप में इस राज्य पर कब्जा करूंगी। और मैं भी तुम्हारे साथ अमर बनूंगा। मूर्ख तांत्रिक, अमर तू नहीं, अमर मैं बनूंगी। कावेरी की आंखें फिर से चमकती है। तांत्रिक चीखते हुए गिर जाता है। कावेरी अचानक से विकराल रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके नुकीले दांत और पंजे प्रकट हो जाते हैं। चारों ओर भयावह ऊर्जा फैलने लगती है। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। इस राज्य को मैं अपने राक्षसी साम्राज्य में बदल दूंगी। राजा विक्रम साहस पूर्वक खड़े रहते हैं और कावेरी की ओर देखते हैं। वो साधु के वरदान को याद करते हैं। कावेरी, तुमने मेरे राज्य और मेरे परिवार को धोखा दिया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम मुझे खत्म करने का सपना भी मत देखना। राजा, मैं अमर हूँ। जलकर भस्म हो। जैसे ही राजा विक्रम से ये शब्द बोलते हैं, कावेरी के शरीर में आग लग जाती है और वो चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। ये कैसे संभव है? तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारी अमरता का अंत तुम्हारे ही पापों से हुआ है। अब ये राज्य तुम्हारे आतंक से मुक्त होगा। कावेरी जलकर भस्म हो जाती है और कक्ष के अंदर का माहौल शांत हो जाता है। धुआं धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे ही कावेरी भस्म होती है, एक तेज रोशनी के साथ साधु कक्ष में प्रकट होते हैं। राजा विक्रम और रानी रुक्मणी साधु को देखकर प्रणाम करते हैं। राजा विक्रम, मैंने तुम्हें तीसरा वरदान अपनी मर्जी से दिया था। मैं जानता था कि तुम्हारे महल में कावेरी नहीं है, बल्कि एक राक्षसी रह रही थी। आप ये सब पहले से जानते थे गुरुदेव? हाँ, मैं जानता था कि वो राक्षसी तुम्हारे राज्य में सुख का दिखावा करके असल में तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रही थी। महामारी भी उसी की चाल थी। और मंत्री जगन्नाथ? मंत्री जगन्नाथ कावेरी से मिला हुआ था, लेकिन उसे भी ये नहीं पता था कि कावेरी असल में एक राक्षसी है। अगर मैंने पहले ही तुम्हें सब बता दिया होता तो वो राक्षसी कोई और योजना बना लेती।
इसलिए मैंने तुम्हें तीसरा वरदान दिया ताकि समय आने पर तुम उसे नष्ट कर सको। आपका आशीर्वाद हमारे लिए एक ढाल बन गया गुरुदेव। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मंत्री जगन्नाथ और तांत्रिक के पापों का भी अंत हो गया। मंत्री जगन्नाथ के कारण महारानी रुक्मणी की कोख सूनी थी, क्योंकि मंत्री जगन्नाथ और तांत्रिक का अंत हो चुका है। इसलिए महारानी को बहुत जल्दी एक पुत्र प्राप्ति होगी। साधु पल भर में गायब हो जाते हैं। राजा और रानी उन्हें नमन करते हैं